वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है। क्लास 9 का जो एग्ज़ाम है बच्चों को कब होना है वो आपके पास है 2 अप्रैल को, ठीक है ना। तो देखिए 2 अप्रैल और आज बड़ा ही कम टाइम रह गया है, एक हफ्ते से भी कम का समय हमारे पास है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा जो 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें 40 क्वेश्चन जो आने हैं बच्चों वो क्या आने हैं, वो आपके आने एमसीक्यू, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे बच्चों, वो पूछे जाएंगे एमसीक्यू। तो क्यों ना सिंपल सिंपल चैप्टर से, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, ना तो यहाँ पर सिलेबस हो पा रहा है और ना ही हम किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्निक ये समझी है कि क्यों ना जो सिंपल सिंपल चैप्टर है जहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और आसान हैं, उन चैप्टरों से हम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएं और अपने जो एग्ज़ाम के 40 मार्क्स हैं वो यहाँ से हम कंप्लीट करें। देखिए पासिंग के लिए आपको मात्र 27 मार्क्स चाहिए और 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आज उसी लाइन में, उसी सीरीज में, उस श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 से ले रहा हूँ, रेखाएं और कोण। ठीक है जी, रेखाएं कौन है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो रेखाखंड। कि रेखाखंड है क्या। देखिएगा अगर आपके पास एक रेखा हो, मान लीजिएगा ये आपके पास एक रेखा आ चुकी है और ठीक है ना, ये आपके पास एक रेखा है, ठीक है। अब रेखा है तो इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं है, ये अंत तक जाएगी। ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ तक जाएगी, अंत तक जाएगी। क्या हो, क्या हो अगर हम इसके दो बिंदु ले लें, ठीक है ना। एक बिंदु मान लीजिएगा ए ले लिया है और ए आपने बी ले लिया, ठीक है। तो ए बी ये जो भाग बन गया है, ठीक है ना, ये जो रेखा थी उसका खंड, उस रेखा का हमने भाग ले लिया है। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा आपका रेखाखंड, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे रेखाखंड, क्या कहेंगे, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग, वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रेखा खंड, यानी रेखा का भाग, ठीक। तो ये हमारी रेखा आ चुकी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है किरण। अब किरण को देखिएगा, किरण में आप जब इसके हम चित्र बनाएंगे, इसके जो डायग्राम बनाएंगे बच्चों, वहां से आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि रेखा क्या है, ठीक ठीक, किरण क्या है। तो देखिए ये किरण है, ठीक है। तो अब किरण देखिएगा, किरण आपका बिल्कुल चित्र बनाने से ही आपको पता चल गया है कि किरण का, देखिए ये बिंदु तो हमें पता है लेकिन ये कहाँ तक जाएगी ये नहीं हमें पता। तो इसको हमने नाम दे दिया ए का, ठीक है। तो यहाँ से किरण की डेफिनेशन क्या निकलेगी, किरण की जो डेफिनेशन निकलेगी कि रेखा का वह भाग, क्या लिखेंगे कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ठीक है जी, बात में आ गई। हमें रेखाखंड, रेखा का कुछ भाग, तो अंत बिंदु, किरण, किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है, यहाँ पर अंत बिंदु ए है, ठीक है जी। तो क्योंकि एक एक अंक के क्वेश्चन जो पूछे जाने वो रेखाखंड की डेफिनेशन होगी, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अब संरेख बिंदु की बात करें, संरेख यानी एक ही रेखा। अब देखिएगा मान लीजिए आपने तीन बिंदु लिए, एक बिंदु, दो बिंदु और ये आपका तीसरा बिंदु। अगर तीनों बिंदु क्या हो बच्चों, अगर तीनों बिंदु आ जाए एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर, तो हम क्या कहेंगे, देखिए तीनों बिंदु क्या आ रहे हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो ऐसे बिंदुओं को क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु कहा जाता है या कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। चलिए लिख लेते हैं। तो संरेख बिंदु यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यदि तीन, देखिए तीन तो कम से कम लेने लेने, कि यदि तीन, सॉरी, यदि तीन या
3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उन्हें सरेख बिंदु कहा जाता है। ठीक है जी, बड़ा आसान है। ये था आपका सरेख बिंदु। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या हो अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर ना हो। ठीक है, मान लीजिए आप फिर से 3 बिंदु लेते हैं। फिर से आपने लिए हैं 3 बिंदु। मान लीजिए एक बिंदु ये है और दूसरा है ये और तीसरा है ये। ठीक है, अब क्या तीनों बिंदु एक रेखा पर आ रहे हैं? चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए ये, ठीक है ना, ये एक रेखा पर नहीं आ रहे, तो ये बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु यहाँ से हटकर दूसरी रेखा पर चला गया। ठीक है, तो इसलिए इन बिंदुओं को क्या कहेंगे? इन बिंदुओं के लिए नाम क्या आएगा बच्चों? इन बिंदुओं के लिए नाम आ जाएगा असरेख। ठीक है ना, तो ये किसका उदाहरण है? असरेख। ठीक है, यानी तीनों बिंदु एक लाइन पर नहीं। ठीक है, कोलिनियर। ठीक है, रे। ठीक है जी, तो क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है यहाँ से बड़े आसानी से निकलने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, डेफिनेशन को याद कर ले, एक एक अंक के क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कोण। अब बात करते हैं कोण क्या है। ठीक है, कोण की बात की जाए तो क्या होगा कि मान लीजिए ये किरण यहाँ से चली, ठीक है, और दूसरी किरण जो है वो भी यहीं से चली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का जो अंत बिंदु एक है, तो यहाँ पर जो निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? ये जो भाग बनेगा ये क्या भाग बनता है? इसको कहते हैं हम कोण। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। और ये क्या कहलाता है? ये इस कोण का कहलाता है शीर्ष। ये क्या कहलाता है बच्चों? इस कोण का शीर्ष कहा जाता है। और ये क्या है? इसको बनाने वाले जो किरणें हैं इनको कहा जाता है भुजाएं। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है? इसकी भुजाएं होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? कोण की डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब जब दो किरणों के अंत बिंदु एक ही हो तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कोण। ठीक है जी, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब बढ़ते हैं न्यून कोण की तरफ। न्यून कोण क्या होगा? ठीक है, कि एक ऐसा कोण, ठीक है ना, एक ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम न्यून कोण। तो चलिएगा लिख लेते हैं। क्या कहेंगे कि एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, आसान है, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण के लिए आपके पास क्या है? आपके पास 15 डिग्री आ गया, आपके पास 70 डिग्री आ गया, आपके पास 80 डिग्री आ गया, आपके पास 89, 90 नहीं है, 89 आ गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके पास उदाहरण है न्यून कोण के। 0 डिग्री, 30, 15 जो भी है। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से न्यून कोण को छांटिए। मान लीजिए आपको दे दिया है, ऑप्शन ए है 65 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है आपका 110 डिग्री, और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है न्यून कोण। अब न्यून कोण ए बी सी डी में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है जल्दी से कमेंट कर दें कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार कमेंट करें। ए बी सी डी में जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पास क्या है? हमने देखना न्यून कोण 0 और 90 के बीच में। 0 और 90 के बीच में 65 है, 90 है, 110 है या 120 है। तो हम क्या कहेंगे? 90,
110 और 120 क्या है, न्यून कोण नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल बनने वाला आपके पास वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही बनेगा। तो इस प्रकार के एक एक अंक के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। चलिएगा पढ़ते हैं समकोण के बारे में। समकोण क्या होगा बच्चों, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, जिसका माप क्या हो बच्चों, जिसका माप आपके पास हो 90 डिग्री, तो वो कोण क्या बनेगा, वो कोण आपका बनेगा एक समकोण। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके पास एग्जाम्पल है एक समकोण। ठीक है, ये 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को आपने नाम क्या देना है, समकोण। राइट एंगल भी कई बार इसको इंग्लिश में अगर बोले क्या बोला जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा। देखिए कि जिन कोणों का मान क्या हो, जिस कोण का मान न्यून कोण, देखिए हमने न्यून कोण पढ़ा है, पहले न्यून कोण देखिए 0 और 90 के बीच, यहाँ पर क्या है, ये 0 और 90 के बीच में है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अधिक कोण। तो क्या होगा, अधिक कोण का मान क्या, कि जिन कोणों का मान, जिन कोणों का माप 90 से अधिक, ठीक है ना, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके अधिक कोण। जैसे आपके पास आ गया है 91 डिग्री, आपके पास आ गया 98 डिग्री, या आपके पास आ गया 130 डिग्री, या आपके पास आ गया 160 डिग्री। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, सभी के सभी अधिक कोण के उदाहरण हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम कर लेते हैं। वो क्या होगा, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से अधिक कोण छांटिए। मान लीजिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 270 डिग्री, ऑप्शन सी है 290 डिग्री, ऑप्शन डी है 150। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है वो कमेंट कर दें ए बी सी डी में से, ए बी सी डी में से क्या आंसर सही हो सकता है अधिक कोण का। आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो कोण है वो क्या होगा, वो आपके पास अधिक कोण होगा। जल्दी से कमेंट, ए बी सी डी में से जो भी आपको लगता है कि अधिक कोण है अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा, चलेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर सही ऑप्शन देखिए 90 से अधिक चाहिए, 90 से अधिक है नहीं, 90 से अधिक नहीं है, 90 है, 270 है, लेकिन ये 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो सी की बात करें तो 180 से ये भी नहीं बनेगा, ये 180 से ज़्यादा हो गया। अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, जो डी है वो आपका राइट आंसर है, 90 से अधिक भी है और 180 से कम भी। तो ये हो गया आपके पास अधिक कोण का उदाहरण। अब पढ़ते हैं ऋजु कोण। जो आपके पास बच्चों क्या है, आपके पास जो 180 डिग्री का कोण है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऋजु कोण। ठीक है ना, 180 डिग्री क्या होता है, ऋजु कोण होता है। बड़ा सिंपल है। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण किन्हें कहते हैं। क्या कहेंगे कि जिन कोणों का मान, जिन कोणों का माप 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है,
तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है जी। अब एग्जांपल देते हैं 180 से अधिक। ठीक है, तो 180 से अधिक क्या आएगा, 185 आ गया है। ठीक है, और परंतु 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, 360 से कम होना चाहिए, तो आपका 200 आ गया है, 270 आ गया। ठीक है, 350 आ गया। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके पास उदाहरण है प्रतिवृत्ति के। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा मैं। मेरा क्वेश्चन है, आपने ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपने प्रतिवर्ती कोण को छांटना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपके पास 200 डिग्री। ठीक है, इन तीनों में से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें बच्चों, अपने नाम के साथ कमेंट करें कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा। जिन कोणों का माप 180 डिग्री से अधिक है परंतु 360 से कम होता है उन्हें प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करो बच्चों कि यहाँ पर आपने बताना है प्रतिवर्ती कोण। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। यहाँ पर क्या ऑप्शन सही आएगा बच्चों, 180 से अधिक ये नहीं है, 180 से अधिक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये, और 360 से कम भी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं पूरक कोण की। पूरक कोण कौन से होंगे बच्चों, पूरक कोण वे होंगे जिनका योग क्या हो, जिनका योग एक समकोण हो। ठीक है ना, वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आपके पास पूरक कोण। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास 60 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों का योग यहाँ पर 90 डिग्री बना है। तो 60 का पूरक 30 है और 30 का पूरक 60 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी प्रकार अगर 45 का पूछा जाए तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 10 डिग्री का पूछा जाए तो 10 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि यदि एक कोण x है और दूसरा कोण 60 है और ये कोण क्या है, पूर्व कोण है, तो x का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 60 वाला हम ले चुके हैं। कहता है कि यदि एक x और यहाँ पर ले लेते हैं अपन 70 डिग्री। ठीक है, कहता है कि x और 70 क्या है, ये पूरक कोण है, तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 70 प्लस में x आपका, क्योंकि x और 70 क्या पूरक कोण है तो इनका योग आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, वो आपके पास 20 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग क्या होता है बच्चों, जिनका योग 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार यहाँ पर बात हो रही है संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री है, वहाँ पर 90 होता है। ठीक है ना, तो उन कोणों को हम क्या कहेंगे, उन कोणों को हम कहेंगे संपूरक कोण। उदाहरण के लिए अगर एक कोण आपके पास है 30 डिग्री तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, दोनों कोण आपके पास कहलाएंगे संपूरक कोण। ठीक है, इसी प्रकार और एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपके पास 110 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए, दूसरा कोण आपके पास हो जाना चाहिए 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, ये कोण कहलाते हैं आपके संपूरक कोण। ठीक है, कर सकते हो बच्चों। तो वहां पर एग्जाम में ऑप्शन में युग्म आपको ढूंढना कि ऐसे युग्म जो संपूरक है, तो आपने देखना कि दोनों का योग आपके पास क्या होना चाहिए,
180 डिग्री होना चाहिए। बात करते हैं आसन कोण की, ठीक है। आसन कोण क्या होते हैं बच्चों? मान लीजिएगा आपने एक कोण बना रखा है पहले से, ठीक है, ये आपका एक कोण है। ठीक है, ये कोण आपने बना रखा है पहले से, ठीक है। और अब क्या हुआ बच्चों, अब आपने क्या किया, एक कोण और बनाया और आपने उस कोण में इस किरण का प्रयोग किया, ठीक है। ये किरण आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो किरण आई है, ये जो किरण है बच्चों, ये क्या है, ये किरण क्या है, दोनों की उभयनिष्ठ किरण है, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें से एक उपनिष्ठ शीर्ष हो और एक उपनिष्ठ भुजा हो, ठीक है जी। यहाँ पर ये शीर्ष जो है ये क्या है, दोनों का सांझा है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी क्या आ रही है, ये आपकी सांझी। सांझी को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कहलाते हैं आपके आसन कोण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कोणों का रेखिक योग। देखिए जब कोणों का योग क्या हो बच्चों, जब आप देखें कि कोणों का योग जो है बच्चों क्या है, वो आपका है 180 डिग्री। तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं आपके अब यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है। एक किरण इस साइड में चली गई और एक किरण इस साइड में चली गई है और दोनों का जो निर्माण है, तो कोण आपका आ रहा है 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोणों का रेखिक योग कहते हैं। यानी दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, कोणों का रेखिक योग। यानी यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है, संपूरक कोण जैसे 180 डिग्री का होता है, वही उसी प्रकार कोणों का रेखिक योग क्या है, 180 डिग्री का है। बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोणों की। मान लीजिए एक किरण यहाँ चली गई है और एक रेखा यहाँ चली गई है, ठीक है। अब जो आमने सामने के कोण बन रहे हैं, इसके सामने का कोण ये, ठीक है। नहीं शीर्ष है लेकिन विमुख की तरफ, उनका मुख दूसरी तरफ है। ये क्या है, कोण 1 और 2, ये कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार अगर ये कोण की बात की जाए, ये कोण 3 जो है इस 4 के लिए शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो कोण 1, 2 और 3 और 4 आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4, ये क्या है, ये कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण है। और इन कोणों की विशेषता ये है बच्चों की, ये जो कोण होंगे हमेशा, ये जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, कोण 1 और 2 बराबर आएंगे और कोण 3 जो होगा वो कोण 4 के बराबर आएगा। इस बात को भी आपने याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, समांतर रेखाएं और त्रिक रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाओं का अगर उदाहरण की बात की जाए, तो आपने रेल की पटरी देखी बच्चों, रेल की पटरी जो होती है वो किसका उदाहरण होता है, वो उदाहरण होता है समांतर रेखा, क्योंकि ये ऐसी रेखाएं होती है जो कभी भी जाकर नहीं मिलती। तो ये किसका उदाहरण हो गया, समांतर रेखाओं का। त्रिक रेखाएं वो होती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, किसी न किसी बिंदु पर मिल जाती है। अब बात करते हैं संगत कोण की, ठीक है, कि संगत कोण किन्हें कहा जाता है, कौन से कोण है। मान लीजिएगा ये दो आपके पास क्या है, दो रेखाएं हैं और ये क्या है, ये दो आपके पास, इनका नाम कर देते हैं एल और एम। दो असमांतर रेखाएं यानी कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगी और एक तीसरी अन्य त्रिक रेखा इनको प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर हम कुछ कोण लेंगे, चलिए कोण ले लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण की। संगत कोण क्या होते हैं? एक ही ओर, जैसे ये कोण है, ठीक है, ये कोण अगर आपने एक कहा और इसकी दिशा में कोण है दो, तो ये कोण क्या होगा? कोण एक आपका कोण दो के बराबर होगा। ये कोण क्या कहलाते हैं? ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। इसी प्रकार अगर इस डायरेक्शन की बात की जाए, ऊपर की नीचे की तरफ बात करें, तो ये कोण मान लीजिए 3 है, तो ये कोण किसके बराबर होएगा? इस 4 के बराबर। कोण 3 किसके बराबर आएगा? कोण 4 के। इसी प्रकार इधर से हम ले सकते हैं कि ये जो कोण होगा, मान लीजिए इसका नाम हमने 5 दिया, तो इस कोण का नाम क्या आ जाएगा? 6। तो कोण 5 क्या होगा? कोण 5 आपका कोण 6 के बराबर होगा, संगत, ठीक है, जिनका मुंह एक तरफ होता है। इसी प्रकार ये कोण आपका इस तरफ आएगा, ठीक है, ये कोण 7 है, तो ये 8 हो जाएगा। कोण 7 किसके बराबर आ गया? कोण 7 आपका कोण 8 के बराबर आ गया है। तो इनको क्या कहते हैं? संगत कोण, की जिनका मुंह एक डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होता है। अब बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोणों की पहचान करनी है। वो क्या होता है बच्चों? मान लीजिए यहाँ पर इसी फिगर में दो समांतर रेखाएं, ठीक है ना। जब दो समांतर रेखाएं काटती है, मान लीजिए है आपकी समांतर, ले लेते हैं अभी, ये आपकी रेखा आ गई है और ये दूसरी रेखा, ठीक है। तो ये तीसरी रेखा कोई है, अन्य रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर एकांतर कोण कौन से बनेंगे? कि ये जो कोण होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना। ये क्या होता है? ये होते हैं आपके एकांतर कोण। तो यहाँ पर अगर जांच की जाए कि ये कोण एक है और इस एक के अपोजिट में कौन सा आएगा? एक के अपोजिट में आपका आ जाएगा कोण 6, ठीक है ना। क्या कहेंगे? कोण एक किसके बराबर है? कोण 6 के। तो ये एकांतर कोण है। और ढूंढना चाहें तो और कैसे कहेंगे दूसरी दिशा में? कि ये कोण 5, कोण 5 आपका ये काट गई है, तो कोण 5 आपका किसके बराबर आएगा? कोण 2 के, ठीक है। कोण 2 बराबर है 5 के। इसी प्रकार और कोण भी हम लिख सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एकांतर कोण। अब बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की। बाह्य जो कोण एक है आपका, कोण एक किसके बराबर है? कोण एक बराबर है कोण 8 के। ये क्या होते हैं? एकांतर बाह्य कोण। इसी प्रकार अगर इस दिशा में लिया, अगर इस दिशा में लेंगे, तो कोण 5 किसके बराबर आ जाएगा? कोण 4 के। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके एकांतर बाह्य कोण। अब त्रिक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण कौन कौन से बनते हैं? तो ये जो कोण है ना, कोण 3 और कोण 2 आमने सामने है, तो ये कोण क्या होते हैं? त्रिक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं? ये भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 बराबर होता है 2 और अंदर से यहाँ पर कोण 7 बराबर आ जाएगा कोण 6 के, ठीक है जी। लेकिन इनके बारे में बस सिर्फ आपने ये लिखना कि ये कोण होते हैं, बराबर के बारे में नहीं बताना है, ठीक। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कहता है कि त्रिभुज का कोण योग कोण क्या, कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि ये अगर आपके पास ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग अगर करोगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी, एंगल ए बी सी, तो इनका योग क्या होता है? एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी का मान हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए इसका मान आपको 60 डिग्री दे दिया है और इसका मान आपको दे दिया है 55 डिग्री, तो आपसे एंगल ए का मान पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम बताएंगे कि एंगल ए प्लस में 60 डिग्री प्लस में 55 डिग्री, ये किसके बराबर है बच्चों? ये आपका है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है जी। तो यहाँ से एंगल ए क्या आ जाएगा? एंगल ए प्लस में 60 और 55 आपके हो जाएंगे 115 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। तो एंगल ए आपका क्या आ जाएगा? 180 माइनस में 115 डिग्री। 180 में से 110 गए तो आपका हो जाता 70, 5 और गए तो 65 डिग्री। तो इस प्रकार हमने ए का मान निकाल लिया है, जो कि 5 डिग्री।
यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। जो यहाँ पर कोई एंगल आपने ए, बी और सी का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो एंगल होगा, इसका नाम आप 1 दो, इसका नाम 2 दो, इसका नाम आपने 3 दीजिए। तो ये जो एंगल 4 है आपका बाह्य कोण है, ये क्या होगा, एंगल 4 यानी बाह्य कोण क्या होगा, ये अंत कोण 1 + 2 के योगफल के बराबर होगा, ठीक है जी। ये आपने परिणाम याद रखना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भुजा की बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बहिष्ठ कोण यानी बाहर का जो कोण बना है ये वाला अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अंत अंदर की तरफ विमुख है इसके उन कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी 4 कोण है और 1 + 2 के बराबर होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे थी आज की क्लास, और इस क्लास में हमने छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल किया है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर ये है 1। यहाँ पर आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x निकालना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, कोण x प्लस में 50 डिग्री कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ये कोण क्या होगा, ये कोण का योग 180 डिग्री होगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ से कोण x क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, तो दैट इज 130 डिग्री आ चुका है, ठीक है। तो बात में आ गई। इसी प्रकार ये y कोण का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो y का मान क्या आएगा बच्चों, y क्या कहेंगे कि कोण y बराबर है 130 डिग्री। ये कोण कौन से हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो ये जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, और ये कौन से कोण होते हैं, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। ये कोण शीर्षा विमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों की जो ए बी है ना, ए बी आपकी सी डी के समांतर है, और यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें एक्स और वाई एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा ये एक समांतर रेखा गई, ये दूसरी गई, और ये जो क्यू डी है ये एक त्रिक रेखा जो इनको प्रतिच्छेद करी। तो क्या कहेंगे कि ये जो 50 डिग्री है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है ना, एकांतर कोण है। अब ये आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये 127 है, तो ये क्या होगा, ये रेखीय युग्म बनाएगा। इसको अगर नाम दे दिया जाए कोण जेड का, ठीक है ना, अपनी तरफ से जेड दे देते हैं। तो जेड प्लस में जेड डिग्री प्लस में 127 डिग्री, ये कितने का होना चाहिए बच्चों, ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे, रेखिक युग्म कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेड क्या आ जाएगा, जेड का मान आपका आ गया 180 माइनस में 127। 180 में से 127 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, 10 में 7 गए 3, और 7 में से 2 गया 5, यानी 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जेड का मान हमारे पास आ चुके हैं, एक्स का पहले निकाल चुके हैं, ये 53 आ गया। तो वाई क्या होगा, वाई क्या बताएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस में z आपका 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो x का मान हमने 50 निकाला है, y फाइंड आउट करना है, और z का मान अभी अभी निकाल कर आए हैं, दैट इज 53 डिग्री। तो ये कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया तो आपका 103 डिग्री प्लस में y बराबर है 180 डिग्री। तो y क्या आ गया, 180 माइनस में 103। तो यहाँ पर y क्या आ गया, 180 में 100 गए तो क्या होता, 80 होता, 3 और घटाते तो 67 डिग्री आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज इस चैप्टर से हमने बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन किया है। और एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये जो एंगल है देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस रेखा को बढ़ाकर आपने बाह्य कोण 135 डिग्री का बनाया है।
यहाँ पर 110 डिग्री का, तो यहाँ पर इस एंगल को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पी आर क्यू, यानी यहाँ पर नेमिंग कर दें, ये आपका पी है, ये आपका आर है और ये आपका क्यू है। ठीक है, तो इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा बच्चों, हमें चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये एंगल देखिएगा, यहाँ पर अगर ये 110 डिग्री का, इसको हमने नाम दे दिया x डिग्री, तो क्या कहेंगे, ये x प्लस में 110 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रेखिक युग्म। ठीक है, यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 180 माइनस में 110, तो x का मान यहाँ पर आ गया है 70 डिग्री। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया 70 डिग्री, हमें चाहिए हमारे में, इसको हमने y का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये जो बाह्य कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा, विमुख कोणों के योग के बराबर। जो 135 डिग्री आपका, ये किसके बराबर आएगा, 70 प्लस में y डिग्री की। ठीक है जी, क्यों होगा, देखिए ये रिजल्ट जो हमने यहाँ से सीखा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला रिजल्ट। ठीक है ना, कि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बहिष्कोण बना बाई का कोण दोनों अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर। ये कोण आपने बढ़ाया है, ये कोण क्या हुआ, अभिमुख विपरीत कोणों के योगफल के बराबर है। तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, कि ये जो 135 डिग्री का कोण है, ये इन दोनों यानी x और y के योग के बराबर हो। x का मान 70 पहले ही है, तो 135 घटा में 70 करेंगे तो ये आपके पास y आ जाएगा। तो 70 दुना 140 होता है, चलिए घटा देते हैं, ये 140 होता तो 70 बचता, 5 कम है तो ये आपके पास 65 डिग्री बचेगा। तो y का मान ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी, तो आज हमने बड़े सिंपल क्वेश्चनों को किया है, टाइम बहुत ही कम है, तो आप इन क्वेश्चनों को करें, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके MCQ बनेंगे, इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आप आने वाले पेपर को अच्छे से कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में।